एक लड़की जिनकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल रही होगी और कक्षा 8 में वो पढ़ रही थी। उस लड़की का ड्राइवर उस लड़की को लेकर के घर आते हैं। घर आने के बाद वो लड़की फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद उसके घर में जो रखे हुए मोबाइल थे, क्योंकि उनके माता पिता जॉब पे थे, घर में सिर्फ ड्राइवर और उनके कुत्ते और वो लड़की थी, क्योंकि उसका भाई जो था अलग जगह पे रह करके पढ़ाई कर रहे थे। अब वो लड़की अपना उस मोबाइल को लेकर के घर में ही गेम खेल रहे थे कि तभी अचानक से उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता और मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर तुम घर में अकेली हो, घर में मन नहीं लग रहा, अगर मेरे साथ तुम टाइम स्पेंड करना चाहती हो, मुझसे बात करना चाहती हो, तो फिर तुम इस नंबर पे कॉल करो और मुझसे बातें करो। अब लड़की समझ नहीं पा रही थी आखिर ये मैसेज करने वाला लोग कौन है और आखिर इसने इस नंबर पे इस तरह का मैसेज क्यों किया। काफ़ी सोचने विचारने के बाद, भले ही उस लड़की की उम्र अभी 13 से 14 साल ही थी, कि वो लड़की उस मोबाइल को लेकर के घर के छत पे जाते और छत पे जाने के बाद उस नंबर पे फ़ोन करते हैं। फ़ोन रिसीव होता, रिसीव होने के बाद उधर से पूछा जाता है कि तुम्हारी नाम क्या है, तुम्हारी एड्रेस क्या है। सारे चीज़ पूछने के बाद अब उधर से इतनी मीठी मीठी बातें हो रही थी कि उस लड़की को भी उस लड़का का बात पसंद आने लगता और धीरे धीरे इस फर्स्ट इंप्रेशन से जो शुरुआत होती है बातों की, यही बात धीरे धीरे लगातार बातें में परिवर्तन हो जाते हैं। आयो दिन वो लड़की जब स्कूल से घर आते, जब भी उसको टाइम बचता तो वो अक्सर अपना टाइम उसी मोबाइल पे व्यतीत करते, उसी नंबर पे बात क्या करते। धीरे धीरे समय बीतता। अब लड़की अपनी हर एक चीज़ के बारे में बताने लगा, जो क्या क्या उसके घर में चल रहा है, क्या क्या उसके घर में होने वाला है, उसके परिवार कैसे हैं, उसके परिवार की आमदनी क्या है, उसके माता पिताजी जॉब कहाँ कर रहे हैं, कितनी की आमदनी उसके मंथली घर में आ जाते हैं, कहाँ वो पढ़ने जा रहे हैं, किस वक्त वो पढ़ने जाएंगे। हर एक चीज़ों का खबर उस अनजान नंबर जो था उस पर जा रहा था। लड़की को पता नहीं था कि आखिर वो लड़का कौन है, लेकिन ये बात इतना बढ़ते जाते कि उस लड़की को भी उस लड़का का लत लग जाता और समय कुछ ऐसा आता है कि एक दिन वो लड़का उधर से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे, क्या हम दोनों साथ साथ एक साथ रह सकते हैं। तो लड़की भी इस चीज़ों के लिए हाँ भर देते हैं, क्योंकि आयो दिन उस मोबाइल पे इससे पहले भी कई बार वीडियो कॉल होता और उस वीडियो कॉल पे वो लड़की अपने पूरे कपड़े उतारते और वो लड़का भी उस लड़की के सामने अपने कपड़े उतारते और फिर एक न्यूड वीडियो कॉल हुआ करते थे। धीरे धीरे ये लत इतनी बदल जाती है कि उस लड़की को भी उस लड़का का लत लग चुका था, जिस कारण से एक दिन फैसला लेता कि वो उस लड़का के साथ ही रहेंगे। और फिर वो लड़की उस डेट के अनुसार से, तय समय के अनुसार से अपने घर से बाहर निकलते हैं और उस लड़का के दिए हुए जगह जहाँ पे वो लड़का उसको बुलाए थे, यहाँ आओ, यहाँ से हम दोनों साथ चले जाएंगे और दोनों आदमी शादी करेंगे और शादी के बाद दोनों आदमी साथ रहेंगे। वो लड़की उस लड़का पे तो भरोसा और विश्वास करके घर से निकले थे, लेकिन वो कभी सोची नहीं थी कि उसके साथ आने वाला समय में होने वाला क्या है। वो लड़की जैसे उस लड़का के पास पहुंचते तो उस लड़का के पास पहले से ही 3-4 व्यक्ति जो और उपस्थित थे, लेकिन वो लड़का नाम बदल करके उस लड़की से बात कर रहे थे। वो अपना नाम सूरज बताए थे, बल्कि वो लड़का एक मुस्लिम परिवार से थे। लड़की जब उसके पास पहुंचते हैं तो वो लड़का उसको लेकर के एक ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में 4 व्यक्ति जो पहले से बैठे हुए थे, उस 4 में उस लड़का का एक मामा होते हैं, उसका चाचा होते हैं, उसका भाई और उसका कुछ दोस्त थे। लड़की को ले जा करके एक रूम में बंद किया जाता और बंद करने के बाद उस 4 लोग जो वहां पे उपस्थित थे, उस लड़का के अलावा मानो 5 लोग, वो 5 लोग बारी बारी से उस लड़की के साथ गलत संबंध बनाते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन जब तक में ये पूरी कहानी निकल करके आता तब तक में काफ़ी टाइम हो चुका था। लड़की जो एक अच्छे परिवार से थे, देखने में काफ़ी खूबसूरत, उस लड़की की लास्ट में जाकर के कीमत लगता है, उसको उस शहर से काफ़ी दूर जाकर के सिर्फ 50,000 रुपया में बेचा जाता है। दरअसल जब ये कहानी उस समय निकल करके आया था, वाकई में कहानी सुनने के बाद हर कोई लोग हैरान हो रहे थे, उसको अपने कानों पे भरोसा और विश्वास नहीं हो रहे थे। जिस लड़की की उम्र तकरीबन 13 से 14 साल, वो किसी पे भरोसा और विश्वास करके एक अनजान कॉल के माध्यम से वो अपनी पूरी जिंदगी को नर्क बना ली। दरअसल आज की कहानी भी इसी कहानी से मिलती जुलती है। एक 13 साल की लड़की जो 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी, वो एक लड़का को काम के लिए कहता कि भैया मुझे काम लगवा दो, जहाँ मेरी बहन काम कर रही है उसी जगह पे मेरा भी काम लगवा दो और मैं भी वहाँ काम करके अपने परिवार की जीवन यापना अच्छा से कर लूँगी। वो लड़की भरोसा और विश्वास करके तो उस लड़का के साथ जाते हैं। वो लड़का उस लड़की को काम के बहाने उस शहर से काफ़ी दूर ले जाते हैं और फिर उस लड़की के साथ वो घटनाक्रम होता है जो लड़की कभी जीते जी सोची भी नहीं थी। आयो दिन उस लड़की को नशे की दवाई खिलाई जाती और फिर उस लड़की के साथ
अवैध रिश्ता बनाया जाता, उस लड़की के साथ बलात्कार होते रहता। लड़की इसका विरोध करते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ना ही उसका कोई जान पहचान, ना ही वो लड़की उस जगह से कहीं बाहर जाकर के किसी को इस पूरी घटनाक्रम के बारे में बता सके। जो महिला से उसका मुलाकात होती, वो महिला पहले से ही उस साजिश में फंसे हुए थे। जिस लड़की से उसका मुलाकात होती, वो लड़की पहले से उस धंधा में फंसे हुए थे और उसका विरोध ही करते, बल्कि उस लड़के का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जब वो लड़की इस तरह के रास्ते पे निकली तो उस लड़की का जो पहला कस्टमर होता है, वो कस्टमर एक 80 साल का बूढ़ा होता है। और फिर जब लड़की की पूरी कहानी निकल करके आता है तो वाकई में वहाँ जो लोग भी इस कहानी को जान रहे थे, हैरान और परेशान हो रहे थे। तो आखिर समझते हैं आज की इस पूरी कहानी को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। तो रोज की तरह कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होता है दिल्ली का एक जगह है, जिस जगह का नाम है शास्त्रीय पार्क। एक लड़की जो अपने एक जान पहचान की लड़की के साथ फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो की इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पे मेट्रो आते हैं और मेट्रो में काफ़ी भीड़ थे, जिस कारण से उसके साथ की जो लड़की थी वो तो किसी तरह से उस मेट्रो में बैठ जाते हैं, लेकिन वो लड़की जिनकी उम्र तकरीबन 13 साल थी वो उसी मेट्रो स्टेशन पे छूट जाते हैं। वो लड़की अनजान सी जगह पे, वो लड़की चीखते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, कई लोगों से गुहार लगाते हैं कि मुझे भी किसी तरह से इस पे बैठा दो, लेकिन उसमें भीड़ इतनी कि वो लड़की पीछे छूट जाते हैं। लेकिन तभी उस लड़की की रोने और चीखने की आवाज़ सुन करके उस मेट्रो स्टेशन पे जो उपस्थित पुलिसकर्मी थे वो उस लड़की के पास पहुँचते और उसको रोने और चीखने के कारण पूछते हैं, आखिर बेटी तुम रो क्यों रही हो, क्या वजह है जिस कारण से तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं। तो वो लड़की बताते हैं कि साहब, मेरी एक बहन जो इस मेट्रो पे बैठ करके चले गए और मैं यहाँ छूट गई, मुझे रास्ता नहीं पता है, ना ही घर के रास्ता पता है, ना ही मुझे कहीं जाने के बारे में पता, आखिर मैं कहाँ जाऊँ, ना ही किसी का मोबाइल नंबर मुझे पता है, आखिर मैं किसी को फ़ोन करके बुला सकूँ। तो वो पुलिस वाले जो थे उस लड़की को बैठाते हैं और बोलते हैं कि बेटी, अगर तुम्हारी बहन गई होगी तो फिर वो किसी ना किसी मेट्रो पकड़ करके यहाँ तक आ ही जाएंगे, तुम यहाँ पे बैठो और कुछ देर वेट कर लो। समय बीतते जाता, 1 घंटा से 3-4 घंटा तक का समय बीत जाता, लेकिन तब तक कोई भी लोग उस स्टेशन पे उस लड़की की खबर पता करने के लिए नहीं आए। और पुलिस वाले जानने का कोशिश करता है, तुम अपने घर की एड्रेस के बारे में बताओ। लड़की लेकिन डरी सी, सहमी सी इतनी, और देखने से भी लग रहा था कि वो लड़की अभी भी नशे की हालत में है। तो तभी वो पुलिसकर्मी, वहाँ के जो मेट्रो स्टेशन के जो पुलिसकर्मी थे, वो फरीदाबाद के जो CWC के टीम थे, उस टीम को इन्फॉर्म करते कि ऐसी सी बात है, एक 13 साल की लड़की जो अपने घर की एड्रेस भूल चुके हैं, देखने से लग रहा है कि वो नशे में है, आप लोग यहाँ आ जाइए और इस लड़की का मदद करके इसके घर तक पहुँचा दीजिए। अब CWC की टीम उस जगह पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस लड़की को लेकर के अपने साथ जाते हैं, लेकिन 3-4 दिन उसको साथ में रखते हैं। तब तक में धीरे धीरे उस लड़की की कहानी जानने का भी कोशिश करते हैं, आखिर बेटी तुम है कहाँ की रहने वाली हो, और यहाँ पे तुम कर क्या रही हो, और यहाँ पे तुम्हारे जान पहचान के रहने वाले लोग कौन कौन है। तो लड़की जो टूटी मुटी कहानी बता रही थी, उस कहानी को सुनने के बाद लग रहा था कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ हो। और फिर वो फरीदाबाद की CWC की टीम जो इस तरह के वहाँ के रहने वाला संस्थान होता है सेंट्रल होम फरीदाबाद, वहाँ पे उस लड़की को रखा जाता है, जिस जगह पे अनाथ बच्चे या जिस जगह पे यही मानव तस्करी में फंसे हुए बच्चियों को रखा जाता है, उस जगह पे उस लड़की को रखा जाता है। लेकिन तभी ये खबर वहाँ से निकल करके एक NGO जो दिल्ली में चल रहा है, शक्ति वाहिनी NGO, उस NGO के एक कर्मचारी को पता चलता है कि लड़की जिनकी उम्र तकरीबन 13 साल है, वो लड़की फरीदाबाद की मेट्रो स्टेशन पे मिली और उसकी कहानी एक अजीबोगरीब है। तो वो शक्ति वाहिनी NGO के जो कर्मचारी थे, वो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष जिनका नाम स्वाति मालीवाल होता है, उनके पास पहुंचते और उनके पास पहुंचने के बाद उस लड़की की पूरी कहानी को बताया जाता है। अब उस आयोग के जो अध्यक्ष है, जो पूरी कहानी को जानने के बाद एक टीम तैयार करते हैं, और टीम तैयार करने के बाद उस सेंट्रल होम में पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद उस लड़की से मुलाकात होता है, और मुलाकात करने के बाद उस लड़की को बैठाया जाता है, उसको पानी पिलाया जाता है, और फिर उससे उसकी पूरी कहानी जानने का कोशिश करता है, आखिर बेटी तुम्हारे साथ हुआ क्या है, आखिर तुम रहने वाली कहाँ की हो, और फिर तुम यहाँ तक कैसी पहुंची। वो लड़की बताती है कि वो बंगाल का एक ज़िला है, जिस ज़िला का नादिया है, और वहीं के गांव की रहने वाली वो लड़की जिनका नाम साजिया होता है। उसकी बड़ी बहन की नाम सोफिया, जो आज से लगभग 4 साल पहले इसी दिल्ली जैसे शहर में एक जान पहचान के लोगों के साथ आए थे। वो लड़की बताती है कि वाकया कुछ ऐसा होता है कि एक दिन वो लड़की अपने घर के कुछ किराना के सामान लेने के लिए पास के दुकान पे गए थे कि तभी अचानक से एक लड़का जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, जिनका नाम होता है
राजू अक्सर अपने गांव से दूर दिल्ली जैसा शहर में रहते थे, तो उनकी दिल्ली वाली स्टाइल हर किसी को पसंद आता था। वो लड़की दौड़ते हुए उस लड़का के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भैया क्या आप मुझे पहचानते हो? तो राजू पूछते हैं कि तुम हो कौन? तो वो फिर लड़की बताती कि भैया मेरा नाम साजिया है और मैं सोफिया की बहन हूँ जो आपके साथ काम करने के लिए दिल्ली गई है। भैया मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ दिल्ली जाऊँ और वहाँ से कुछ काम करूँ। अगर आप कहेंगे तो मुझे सिलाई का भी काम आता है, बुनाई का भी काम आता है, कढ़ाई का भी काम आता है। यहाँ तक अगर ये काम नहीं लग पाए तो मैं किसी के यहाँ झाड़ू पोछा भी कर लूँगी और जिसके वजह से मुझे कुछ पैसा मिलेंगे और उस पैसा से मैं पढ़ भी लूँगी और यहाँ तक कि घर चलाने में भी कुछ मदद मिल जाएंगे। अब ये बात राजू जैसे ही सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी अभी उम्र नहीं हुई काम करने की, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, फिर जब बड़ी हो जाओगी तो फिर तुम्हें भी काम पे मैं लगवा दूंगा। लेकिन वो लड़की जिद करने लगती है कि नहीं भैया मुझे भी काम करना है, मुझे भी अपनी बहन के पास जाना है, मैं वहीं रह करके काम भी कर लूँगी और पढ़ाई भी कर लूँगी। लड़का काफ़ी समझाता है। फिर वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हारा मन ही जाने वाला तो फिर तुम्हारे परिवार वाले तो ज़रूर पूछेंगे कि तुम कहाँ जा रही है। तो वो लड़की जवाब देते हैं कि भैया जब तक परिवार वाले इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जानेंगे तब तक मैं यहाँ से काफ़ी दूर चला जाऊँगी, मैं दिल्ली में रहूंगी और वहीं जब काम पकड़ लूंगी तो फिर वहां से जब पैसा भेजूंगी तो परिवार वाले भी मान जाएंगे। अब इस तरह के बात जैसे ही वो राजू सुनते हैं तो उसको एक चीज समझ में आ गया था कि इस लड़की की मानसिकता क्या है। तो फिर वो बताते हैं कि ठीक है अगर तुम जिद ही कर रही हो, तुम्हें अगर दिल्ली जाना ही है तो मैं तुम्हें एक टाइम बताता हूँ, उस टाइम पे तुम स्टेशन आ जाना जिस दिन हम सब लोग दिल्ली जाएंगे। और फिर उस डेट के अनुसार से वो लड़की उस स्टेशन पे पहुंचते हैं और फिर वो राजू के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। बड़ी उम्मीद के साथ तो वो दिल्ली गए थे। फिर स्टेशन से राजू जहां रह रहे थे शास्त्रीय पार्क में, उस जगह पे पहुंचा जाता है। उसी जगह पे उस लड़की को एक रूम ले जाया जाता है जिस रूम में वो अपने पूरे परिवार के साथ राजू रह रहे थे। उस परिवार में उसका पत्नी, उसका साली और एक जान पहचान का और लोग जो उसके साथ रह रहे थे। लड़की काफ़ी थकी सी, थकावट के कारण से राजू उसको एक टेबलेट देता है, बोलता है कि ये टेबलेट खा लो और खाना खा करके तुम सो जाओ। अब वो लड़की जैसे ही उस टेबलेट को खाने के बाद उसके शरीर में अचानक से परिवर्तन होने लगता है। और फिर क्या, उसके बाद वो राजू उस लड़की के साथ फर्स्ट दिन, जो लड़की बंगाल से चल कर के दिल्ली काम के लिए आई थी, फर्स्ट दिन से उस लड़की के साथ गलत होना शुरू होता है। वो राजू जो होता है उस लड़की के साथ अपनी पत्नी और साली के रहते हुए भी उस लड़की के साथ गलत संबंध बनाता है, अवैध संबंध बनाता है, उस लड़की का मानो बलात्कार करता है। लड़की नशे की हालत में वो ना ही विरोध कर पाती है, सिर्फ वो आंखों से देख रही थी तो उसके साथ हो क्या रहा था, उसके मुंह से भी कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। वो कुछ बोलने का भी कोशिश करता लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। दूसरे दिन भी जब वो लड़की होश में आई तो होश में आने के बाद उस लड़की को थोड़ा सा खाना दिया गया और फिर वो नशे की गोली दी गई और फिर उसके साथ वही हुआ। उस दिन तो राजू भी और उसका जो एक जान पहचान के दोस्त थे वो दोनों मिलकर के उस लड़की के साथ गलत काम करता है। अब आयो दिन वो लड़की जब भी रिकवर होते, जब भी नशे से होश की हालत में आते तो उसके साथ वही होता, या तो कभी नशे की इंजेक्शन दिया जाते या तो कभी नशे की गोली दी जाती, जिसके कारण से उसके शरीर में हार्मोन का भी परिवर्तन होता और जिसके बाद उसके अंदर काम उत्तेजना की भावना जागते और फिर उस लड़की के साथ वही रिश्ता को कायम रखा जाता। एक दिन एक व्यक्ति जो उस राजू को फ़ोन करते और फ़ोन करने के बाद बोलते हैं कि तुम जो लड़की का फ़ोटो मेरे पास भेजे हो, इस लड़की को मेरे पास भेज दो। अब वो राजू जो थे, राजू अपने साली के साथ उस सोफिया, जो इनकी उम्र तकरीबन 13 साल, उस लड़की को उसके साथ वहाँ भेजते हैं जहाँ की एड्रेस उसको दी गई थी। उस जगह पे जाने के बाद सोफिया उस 80 साल के बूढ़े के पास पहुंचते, उससे पूछते हैं आखिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों गया। तो वो बोलते हैं कि धीरे धीरे तुम सब चीज़ समझ जाओगे। और फिर वो 80 साल के बूढ़ा उस लड़की के साथ वो गलत हरकत करना शुरू करता है जो वाकई में कभी वो लड़की उम्मीद भी नहीं की थी इस उम्र के लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। वो लड़की रोती है, उसको बोलते हैं कि आप मेरे दादाजी के उम्र के हैं लेकिन आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो बूढ़ा मानने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर वो लड़की जो थी उसके साथ जो एक साली आई थी राजू की, वो उस लड़की के पास पहुंचते और बोलते हैं कि अगर तुम किसी भी चीज़ों का विरोध करोगी तो फिर तुम्हारी बड़ी बहन जो सोफिया, उसके साथ क्या क्या होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। उस लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है और फिर वो 80 साल के बूढ़ा उस लड़की के साथ तकरीबन 2 से 3 घंटा समय बिताते हैं और समय बिताने के बाद उसको कुछ पैसा देते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो।
वो लड़की रोती हुई बिलखती हुई उस लड़के के साथ उस घर पे पहुंचते, और घर पे पहुंचने के बाद मानो उस दिन के बाद उस लड़की के साथ ये घटनाक्रम आयो दिन हुआ करता। कभी 10 लोग तो कभी 15 लोग, कभी वो किसी होटल में जाते तो कभी किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए फार्म हाउस पे जाते और जहां उसकी रात को रंगीन करते तो कहीं किसी की हवस के शिकार बनते हैं। लड़की विरोध भी नहीं कर पाती और उसको इस तरह की नशे की गोली दी जाती थी, इस तरह की नशे की इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण से उस लड़की के शरीर में अचानक से इतना परिवर्तन आ गया कि जो लड़की 13 साल की उम्र में देखने के बाद नहीं लग रहा था कि वो 13 साल की हो, उसको देखने से लग रहा था कि उस लड़की की उम्र तकरीबन 20 से 22 साल या उससे भी ज्यादा हुआ होगा। एक दिन का बात होता है जब वो लड़की अपनी उस राजू के साली के साथ फरीदाबाद किसी व्यक्ति के दिए हुए एड्रेस पे आए थे, उसके साथ समय बिता करके जब वो उसके साथ जा रहे थे तो फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन पे काफ़ी भीड़ होने के कारण से वो लड़की वहीं छूट जाते हैं। और फिर ये पूरी कहानी CW से लेकर के वहाँ के शक्ति वाहिनी NGO से लेकर के महिला आयोग के जो अध्यक्ष थे वहाँ तक पहुँचते हैं, और तब तक में तकरीबन 1 से 1.5 माह बीत चुके थे, लेकिन ये पूरी कहानी जानने के बाद भी किसी भी थाना में कोई भी FIR दर्ज नहीं हुआ था। ये सारे लोग इस पूरी घटनाक्रम को जानने के बाद वो लड़की के साथ लेकर के शास्त्री नगर पहुंचते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद वो जहां की एड्रेस वो लड़की बताई थी, जिस जगह पे वो रह रहे थे, वहां के अन्य दुकानदारों और आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है क्या इस लड़की को पहचान रहे हैं, तो सारे लोग कहते हैं कि हाँ इस लड़की को तो पहचान रहे हैं, ये लड़की पास के ही घर में रहते थे, इसके साथ तो और 2-3 व्यक्ति जो रह रहे थे। फिर सारे लोग उस एड्रेस पे पहुंचते हैं जिस एड्रेस पे वो राजू के साथ रह रहे थे, लेकिन राजू को तब तक में इस खबर के बारे में पता चल चुका था। वो सारे लोग अपने परिवार के साथ वहां से रूम खाली करके फरार हो चुके थे। हालांकि वो सारे लोगों ने तो मिल करके साझा की जो बड़ी बहन सोफिया थी, जो 2012 से ही इस तरह की दलदल में फंस गए थे, कई जगहों पर उसका भी खोजबीन होता, कई कोठों पर जाकर के छापामारी होते हैं, लेकिन कहीं से भी सोफिया के बारे में पता नहीं चलता आखिर सोफिया है कहाँ। अंत में थक हार करके उस साजिया को उसके घर तक पहुंचाया जाता है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिला जहां के वो रहने वाली थी उस जगह पे पहुंचाया जाता है, उसके परिवार से मिलाया जाता है। लेकिन परिवार वाले जैसे ही साजिया को देखते हैं तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसी की बेटी है, क्योंकि वो जिस हालत में देखे थे उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका था। वो देखने से नहीं लग रहा था कि वो उसी की बेटी हो, उसको देखने से लग रहा था कि ये कोई 23 से 24 साल की लड़की जो उसके पास आई हो। लेकिन जब सारा चीज़ उसको बताया जाता है कि किस तरह से उसके साथ किया, क्या घटना घटी, किस तरह से उसे नशे की इंजेक्शन दी गई, किस तरह से उसके शरीर में हार्मोन परिवर्तन वाले इंजेक्शन दिए गए, तो फिर सारे कहानी जानने के बाद उसके माता पिता समझाते कि बेटी तुम्हें किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा और विश्वास नहीं करना चाहिए था। हालांकि उसके बाद उसकी बड़ी बहन की भी खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी बड़ी बहन जो सोफिया, जो उस राजू के साथ पहले काम के लिए गए थे, अभी तक ना ही राजू के बारे में कोई खबर पता चलता कि आखिर राजू कहाँ है, और ना ही उसकी बड़ी बहन सोफिया के बारे में खबर पता चलता है। हालांकि आज की कहानी यही खत्म होता है, लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना। कि इस कहानी का जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।